सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पैजरी का डायरेक्टर। आज हम लोग NHEHPSC कोर्स के माध्यम से सिस्टाइटिस को रीड करेंगे। सिस्टाइटिस के कंसेप्ट को जानेंगे, क्या कारण होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इस रोग की पहचान क्या है, इस रोग के अंदर परिणाम क्या हो सकते हैं, और रोग की अगर चिकित्सा की विधि हम बात करें उस पर, और साथ ही साथ में क्या चीज़ खाना चाहिए और क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, क्यों ज़रूरी है डिजीज़। जब हम बात करते हैं सिस्टाइटिस की, सिस्टाइटिस का एक्चुअल में लोगों को प्रोटोकॉल बहुत बनाने वाले मिलते हैं मार्केट के अंदर अभी, बट डिजीज़ के कंसेप्ट को क्लियर करने वाले कम मिलते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जहां हमने डाइल्यूशन एंड डोजोलॉजी की क्लास रीवा मध्य प्रदेश में रखी हुई थी, इसमें 30 सीटें थी, बट यहाँ पे एंट्री 36 डॉक्टरों की हो गई है, और हो सकता है निरंतर और 1 2 4 ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं। उससे ऊपर तो जाना थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाएगा, नहीं तो चिकित्सकों को खड़े खड़े क्लास अटेंड करनी पड़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो आज हम लोग सिस्टाइटिस को पढ़ेंगे। सिस्टाइटिस के अन्य नाम भी होते हैं, जैसे मूत्राशय प्रदाह, या विस्ती की सूजन, या यूँ कह सकते हैं विस्ती का इन्फ्लेमेशन। इसको परिचय की अगर हम बात करते हैं तो कभी किसी भी कारण से मूत्राशय के भीतर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन का हो जाना, उससे होता क्या है, मूत्राशय प्रदाह सिस्टाइटिस, या इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर। ठीक है, इसमें मूत्राशय के अंदर असहनीय दर्द महसूस करता है और इसकी वजह से कई बार फीवर भी आ जाता है, और बार बार व्यक्ति को पेशाब करने की इच्छा होती है। पुरुषों में ज़्यादा होता है महिलाओं की अपेक्षा। रोग का जो प्रमुख कारण होता है वो अधिक शीत लगना, मूत्र मार्ग का सिकुड़ जाना, मतलब शॉर्ट हो जाना, पतला हो जाना, मिर्ची इत्यादि जो तेज भोजन करते हैं या तीक्ष्ण पदार्थ का अधिक मात्रा में जो सेवन करते हैं उनको ये होता है। बाहरी चोट या आघात लगा हो, मूत्राशय में कोई पथरी हो या गौर्निया हुआ हो, व्यक्ति को बाहरी चोट या कोई आघात लगा हो। इसके अलावा में कैथेटर डाल करके अगर पेशाब कराते हैं तो उस समय भी मांसेन जो होते हैं उसमें चोट आने के कारण, मसल्स में जो चोट आता है उसके वजह से भी प्रॉब्लम आती है। कैथेरेसी, कोपेवा, इस टाइप के जो उत्तेजक औषधियाँ होती हैं एलोपैथी की, उसका जो अधिक दिनों तक सेवन करते हैं उनमें भी ये रोग देखने को मिलता है। जिनको विभिन्न प्रकार के आर्थराइटिस होते हैं उनमें भी ये डिजीज़ देखने को मिलता है। वृद्धावस्था में जो मांसने होते हैं उसमें ये कमज़ोर पड़ जाते हैं, तभी भी होता है। पैरालिसिस के पेशेंट को भी सिस्टाइटिस देखने को मिलता है। पैरालिसिस के अलावा अगर हम बात करते हैं तो मूत्राशय, गुर्दा, आंत, मलाशय और गर्भाशय के जो दूसरे अंगों के जो इन्फेक्शंस होते हैं उसमें भी ये फैला हुआ पाया जाता है कि सिस्टाइटिस व्यक्ति को है। मूत्राशय की अगर कैंसर होता है, यूबी का कैंसर, जैसे कि अभी हाल ही में एक यूबी का कैंसर था, उसको क्योर किए। यूबी मैलिग्नेंट प्रोडक्ट हालांकि मार्केट में नहीं लाया गया था, बट इसको अभी नया नया लॉन्च हुआ है, तो इसको हम लोग दे सकते हैं। गर्भावस्था में अधिकांश को मूत्राशय से रिलेटेड इन्फ्लेमेशन होता है। इसके रोग के अगर प्रमुख लक्षण की बात करूं तो मूत्राशय के स्थान पर दर्द, अकड़न,
भारी भारी प्रतीत होना, बार बार पेशाब करने की इच्छा होना, मूत्र में जलन होना, अंगों में शीत और उसमें कपकपाहट होती है। मूत्र में अगर बात करते हैं, यूरिन आरएम हम कराते हैं तो उसमें पस सेल्स पॉजिटिव दिखते हैं, प्रेजेंट्स दिखता है। यहाँ पे एक बात बताना ज़रूरी है कि सिस्टाइटिस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्यूट सिस्टाइटिस, दूसरा होता है क्रोनिक सिस्टाइटिस। अगर हम क्रोनिक की बात करते हैं, क्योंकि एक्यूट तो प्राय आप लोग जानते हैं, क्रोनिक की अगर हम लोग बात करते हैं, सॉरी एक्यूट की जो मैं दोनों बताना चाहूँगा। एक्यूट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पस की मात्रा अधिक नहीं होती है, मूत्र के साथ में कभी कभी ब्लड आता है। आरंभ में मूत्र जो होता है, यूरिन जो होता है वो एसिडिक होता है, पर कुछ समय के बाद वो कॉन्सेंट्रेटिक हो जाता है। जो पेशाब करने की जो प्रक्रिया होती है वो जब जब पेशाब होता है तो उस वक्त व्यक्ति को पीड़ा महसूस होती है, फीवर आ सकता है, एंजाइटी आ सकता है, अनिद्रा आ सकती है, अरुचि हो सकती है भोजन के प्रति, और यही सारे लक्षण देखने को मिलते हैं एक्यूट सिस्टाइटिस में। अगर हम बात कर रहे हैं क्रोनिक सिस्टाइटिस की, तो पस की अधिकता होती है। जहाँ पे आपको एक्यूट में पस नहीं देखने को मिलता है, वहीं क्रोनिक में आपको पस देखने को मिलता है। मूत्र मार्ग में जो यूरिन आता है वो कॉन्सेंट्रेटिक होता है। ये मृदु लक्षण को लेकर के होते हैं। इसमें एक याद रखने वाली बात होती है कि अगर किसी को एक्यूट सिस्टाइटिस हुआ है तो उसमें मूत्र त्याग हो चुका होता है, जब उसके बाद पेशाब करने की इच्छा फिर भी बने रहती है, और पीड़ा कुछ समय के लिए शांत तो जो हो जाती है, परंतु पथरी के कारण मूत्राशय जो शोध होता है, जो सिस्टाइटिस होता है, उसमें पीड़ा शांत नहीं होती है। रोग की अगर हम पहचान करते हैं तो रोग निदान में कोई कठिनाई नहीं होती है, खासतौर पे नासक में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसके में इसमें मूत्राशय शोध जो होता है उसमें कमर दर्द की ओर, कमर तक दर्द फैल जाता है, और किडनी का जो इन्फ्लेमेशन होता है उसमें दर्द जो होता है वो नीचे की ओर कमर से मूत्राशय की ओर फैलता है। रोग का अगर परिणाम बात करते हैं तो नए रोग में ये आसानी से ठीक हो जाता है, जबकि अगर क्रोनिक हो गया तो ये आसानी से ठीक नहीं होता है। दुर्बलता और सिप्टीमिया होने की भी रोगी को संभावना होती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। इसमें याद रखने वाली कुछ बातें हैं। यदि संक्रमण यूट्रस के द्वारा एनल की ओर जाने वाले हो तो रोग को बहुत गंभीर नहीं माना जाता है, परंतु अगर रोग कष्टदायक और बार बार हो रहा हो तो उस कंडीशन में कैंसर के विस्तृत शोध में यदि ऑपरेशन न किया गया हो तो, और ऑपरेशन किया गया हो तो दोनों कंडीशन में घातक परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं कि रोग की चिकित्सा विधि क्या होनी चाहिए इसमें, तो रोग की चिकित्सा विधि में A2 और S6 का रोल प्ले है। इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी हो सकती है, आपका विस्कम भी हो सकती है और पॉपुलस भी हो सकती है। कहने का मतलब WE का भी यूज़ किया जा सकता है और GE का भी यूज़ आप कर सकते हैं। इसमें रोग का पहले तो कारण पता करना चाहिए और उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तीव्र अगर अवस्था है, क्रोनिक अगर कंडीशन है, तो उसको व्यक्ति को, पेशेंट को आराम कराना चाहिए, कंप्लीट रेस्ट कराना चाहिए। रोग में अगर बात करते हैं तो पेशाब में रुक रुक करके जो आने की संभावना यूरिन रिटेंशन कहलाता है, वो C17 और C17 और S6 ऑटोमेटिक न्यूट्रलाइज कर देती है। डिजीज़ के जगह पे पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, डाइल्यूशन को डाइल्यूशन की जगह, और डोजोलॉजी को अंत में पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा कि हमको करना क्या है। इसी कड़ी में अगर हम लोग बात करते हैं तो
जब दवा को से अगर किसी को लाभ नहीं होता है तो उस टाइम पे व्यक्ति का एक यूएसजी कराना पड़ता है कि उसकी जो सिस्टाइटिस कैपेसिटी हुई है वो कितना रिड्यूस किया है। ठीक है। इसमें खिलाने वाले जो पथ्य और सहायक चिकित्सा के तौर पे जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जल, बर्फीला और कोई ऐसा चीज़ जिसमें बर्फ़ की मात्रा हो, ऐसे तरल पदार्थ का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। रोगी को मिश्री युक्त जो पानी होता है वो NH नो गैस यानी H2 और कुछ उसके अंदर समावेशित मेडिसिन है उसका उपयोग करना चाहिए। आप इसबगोल भी ले सकते हैं और इसको थोड़ा देर भिगाने के बाद ही इसका सेवन किया जाए तो उसका कुछ रिजल्ट सही दिखाई देता है। कच्चा नारियल का पानी अगर आप पीना चाह रहे हैं तो सुबह 11 बजे से पहले पीजिए। इसमें एसिड की मात्रा बॉडी में नहीं होती है। हाँ, हालांकि इसमें ग्लूकोज होता है। छना हुआ पानी और बराबर मात्रा में कच्चा दूध को पानी में मिला देते हैं और बर्फ़ आदि जो पदार्थ है उसमें इसको हम लोग ठंडा पेय बना करके और तब देते हैं व्यक्ति को। मूत्राशय के ऊपरी भाग में सदैव गर्म पानी की पट्टी रखनी चाहिए और यही कंडीशन होती है। अगर हम लोग बात करते हैं डिजीज़ के अनुसार तो एक्यूट सिस्टाइटिस में रोग में पेशाब की जो परीक्षा करते हैं तो परीक्षा करने का जो अपेक्षा गुरुत्व कम होता है और एसिडिक रिएक्शन जो होता है वो पेशाब में अधिक म्यूकस जनरेट करता है। पेशाब में रंग बदल जाने के कारण बहुत सारे लक्षण मिलते हैं। यही चीज़ अगर योनि में परीक्षण की बात करें तो योनि में सामने वाले अंश को दबाव डालना पड़ता है और किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता है, पर अगर भीतर से इसको छुएं तो दर्द जो बोल रहे हैं कि नहीं देता है वो बहुत जोर हो जाता है, असहनीय हो जाता है। क्रोनिक सिस्टाइटिस में पेशाब की अपेक्षा गुरुत्व का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटी होती है, वो कम हो जाती है। पेशाब में एल्कलाइन रहता है, पेशाब में हमेशा बदबू रहती है, पेशाब में पस हो सकता है। एपिलिथिकल सेल्स, फॉस्फेट, एल्बुमिन और बैक्टीरिया इसमें रहते हैं। स्त्रियों के योनि परीक्षा करने पर PVI करने पे एक्यूट सिस्टाइटिस का भी भली भांति ज्ञात हो सकता है। मूत्र नली में अंगुली डालने पर लर्निंग मेम्ब्रेन का जो रफनेस स्पष्ट मालूम होता है। अगर हम बात कर रहे हैं गर्भाशय शोथ की, सिस्टाइटिस की, तो इसकी जो रेमेडी है इसमें देने की क्या आवश्यकता होती है। एंटीबॉडीज़ जिसमें आप बॉडी के अंदर के एंटीबायोटिक को बढ़ा सकें, है ना। इसके अलावा में जो रिटेंशन हो रही हो उस रिटेंशन को रिड्यूस किया जा सके और जो फैलाव बोलना चाहिए यूरिन के जो वेन है जिसके माध्यम से स्टोन खसकेगा वहाँ पे भी व्यक्ति को H2, H6 और WE या G आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से एक्यूट इन्फ्लेमेशन सिस्टाइटिस को हमने अभी पढ़ा। कैसा लगा आप लोगों को क्लास ज़रूर बताइएगा, क्योंकि NH-EH BSc कोर्स के डाइल्यूशन और डोजोलॉजी जो क्लास हो रही है इसके अंदर डॉक्टर्स को 10,000 रुपीज़ की मेडिसिन फ्री गिफ्ट की जा रही है। मतलब आम के आम गुठलियों के दाम। आप आएंगे, प्रोग्राम अटेंड करेंगे। आस्था फाउंडेशन का प्रोग्राम है, नशा मुक्ति जो समाज अभियान था उसको लेकर के। उसके बाद सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन है डॉक्टरों की, और फिर दूसरे वे में डाइल्यूशन और डोजोलॉजी को परफेक्टली समझने की चीज़ है। इसमें जो डॉक्टर्स गण आ रहे हैं उनको रुकने और खाने के लिए 3,000 रुपये देना होगा, क्योंकि आप लेट हो चुके हैं। अगर कोई आना चाहता है तो 5,000 देना होगा।
बट इसमें जो डॉक्टर्स आ रहे हैं उनको 10,000 की मेडिसिन एज़ पर गिफ्ट पैक हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप इसका उपयोग करें अपने क्लिनिक सेंटर या जहाँ भी आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं। और उन रेमेडीज़ का सेल आउट तो अपनी जगह है, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट जब फ्री गिफ्ट दिए जा रहे हैं तो एमआरपी प्रोडक्ट्स हैं, बिल्कुल आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। और जब इसका रिज़ल्ट आप लोगों को महसूस हो कि हाँ आपको फेवर में आता है, तो बिल्कुल नेक्स्ट टाइम आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज सिस्टाइटिस की क्लास को संपूर्ण कर चुका हूँ और मैं आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।